कि मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए, कि मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए। ज्यादा झुककर मिलो तो ये दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती है। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पैनेशिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बच्चों जो यूथ कंपटीशन का साइंस सीरीज चला रहे हैं, तो खासकर रेलवे के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसका बच्चों नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर के हम उपस्थित हैं। तो आज का बच्चों जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है, टॉपिक होने वाला है बेटा एनर्जी। उस टॉपिक का नाम बेटा क्या है? ऊर्जा। उस टॉपिक का नाम है बेटा ऊर्जा। तो चलिए देखते हैं एनर्जी के बारे में। इससे पहले के सारे वीडियो अपने चैनल पे उपलब्ध है। प्लेलिस्ट हमने बना दी है यूथ कंपटीशन की, साइंस आरआरबी के नाम से। तो उसमें जाकर के आप सारे वीडियो सीक्वेंस में देख सकते हैं, जिससे कि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो सके। बाकी आगे आज का जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, उसका नाम है ऊर्जा अथवा एनर्जी। तो बच्चों ये जो ऊर्जा होती है ना, एनर्जी, किसी भी कार्य करने के लिए जो हमें ताकत चाहिए होती है उसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता। मोटा माटी अगर आपको इसकी डेफिनेशन बता दें हम, तो ये कार्य करने की क्या होती है? कार्य करने की होती है बेटा क्षमता। कार्य करने की क्षमता मेन डेफिनेशन यही। बाकी आपको कोई बहुत ज्यादा इधर थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कार्य करने की क्षमता को ही बेटा ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है बच्चों? ऊर्जा कहलाती है। दूसरी बात बच्चों आपको एक और बता दें कि ऊर्जा जो होती है वो कंजर्वेटिव एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हम लोग ना नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये तो बात बच्चों हुई ऊर्जा की। तीसरी बात एक और आपको हम बताते हैं, इस ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का, यानी कि ऊर्जा का मात्रक बेटा जूल होता है। कोई सी ऊर्जा हो, मात्रक हमेशा बच्चों क्या रहेगा? जूल रहेगा। तो दो तीन बातें दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन दो तीन बातों को दिमाग में रख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज ऊर्जा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से हम लोग करते हैं शुरू। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये वैसे तो 274 है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में बेटा बताना है। ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा केवल नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है। लास्ट है, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो यही बच्चों है एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। एनर्जी ना उत्पन्न की जा सकती ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके डिटेल के बारे में बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो यहाँ लिखा ऊर्जा ना तो बच्चों उत्पन्न कर सकते और ना ही क्या कर सकते? नष्ट कर सकते। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का क्या है बेटा? सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है सतत ऊर्जा का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एंट्रोपी का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोगों का बी पार्ट, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अभी बताया था कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या की जा सकती है? परिवर्तित कर सकते हैं। इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर आ गया आपकी स्क्रीन पर 276। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? अनंत। गति स्थितिज ऊर्जा के योग का दुगना, शून्य या स्थिर। तो बच्चों राइट आंसर होता है डी पार्ट, स्थिर होता है। अगर प्रतिरोध शून्य है बच्चों तो कुल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। यू इज इक्वल टू होता है बच्चों, यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस के यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। यानी कि हमेशा वो ऊर्जा क्या रहती है बच्चों? स्थिर रहती है। अब आपको इसका हम फॉर्मूला बता दें। जैसे बच्चों यू जो होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है यू,
इसका फॉर्मूला बच्चों याद कर लो, आपको बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ये होती है mgh। और के की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। एनर्जी के यही दो फार्मूले बच्चों आपको पूरे जितने भी एनर्जी के न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें रामबाण साबित होने वाले हैं। तो यू क्या है, स्थितिज ऊर्जा, के क्या है बच्चों, गतिज ऊर्जा। और इन सब का मात्रक जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं बच्चों जूल ही होता है बेटा लोग। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग और देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और एक बार हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें और आगे इसी तरह से जुड़े रहें मेरे साथ। तो आपको पूरी साइंस जो रेलवे की है एकदम बढ़िया करवा देंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे बाहर जाने वाला बेटा नहीं है। ये रामबाण किताब है। तो यहाँ लिखा हुआ बच्चों, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती है। जब पिंड बच्चों जैसे जैसे नीचे गिरता है तो उसकी ऊंचाई घटती है तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यह ऊर्जा संचरण के नियमानुसार ही कार्य करती है, क्योंकि जब स्वतंत्र रूप से नीचे कोई वस्तु गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का स्थानांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। यानी कि नीचे जैसे जैसे कोई पिंड आता है तो स्थिति कम होती है, वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा कम होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए ऊर्जा जो होती है समान रहती है। टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 277। इसमें बच्चों लिखा हुआ है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो इसमें हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। तो बच्चों जब किसी चीज को खींचोगे तो उसकी स्थिति में चेंज होगा, पोजीशन में चेंज होगा, तो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो बच्चों फिर राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बेटा जो होती है ना, ये यही होती है दोनों, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को मिलाकर के ही क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ये आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। और ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है अभी हमने बताई, U इज इक्वल टू क्या होती है, mgh। ये फार्मूला रामबाण है, आपको याद रखना ही रखना है। गतिज ऊर्जा जो होती है K इज इक्वल टू, ये फार्मूला बच्चों आप याद कर लो, ये बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है, हाफ mv²। न्यूमेरिकल तो बहुत ज्यादा बच्चों सोल्व होते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लिखा है, किसी वस्तु में किसी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, तो स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर आगे बात करें, जैसे जैसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रक बच्चों क्या होता है, जूल। तो ये पूछ लेगा बच्चों, पानी की ऊर्जा बांध के और तनी स्प्रिंग की ऊर्जा कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा ही होती है। और इसका मात्रक सबका क्या होता है, जूल होता है। जब हम एक रबर बैंड को खींचते हैं तो रबर बैंड खींची हुई स्थिति प्राप्त कर लेता है, यानी कि स्थिति होती है, उसमें भी कौन सी ऊर्जा हो जाएगी बच्चों, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 278, डॉट 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 के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, द्रव, प्लाज्मा, ठोस या गैस। तो बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, ये सबसे ज्यादा होती है बच्चों गैस में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगर आपको सिक्वेंस में लगाना हो तो सबसे ज्यादा होती है ठोस की, फिर होती है बच्चों, सॉरी, सबसे कम होती है ठोस की। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट कर लेते हैं, सबसे ज्यादा होती है बच्चों गैस की, उसके बाद में होती है द्रव की, और सबसे कम इन तीनों में बच्चों किसकी होती है, ठोस की। तो ये सीक्वेंस भी बना सकते हैं, सबसे गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। गैसों की ऊर्जा सबसे ज्यादा यानी कि अधिकतम या सर्वाधिक, सर्वाधिक। गैस में गतिज ऊर्जा बच्चों क्या होती है, सर्वाधिक। ठोस में क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो गैस में सर्वाधिक होती है और ठोस में बच्चों क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ठोस के कण जो बच्चों होते हैं वो पास पास होते हैं। डिटेल की बात करें, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने तक के किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जाती है। गैस के कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्योंकि गैस के कण द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं। और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, सबसे कम होती है। ये सीक्वेंस आपको जरूर याद रखना है, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होती है बच्चों, गैस में, उसके बाद किसमें होती है, द्रव में,
और सबसे कम किसमें होती है बच्चों? ठोस में। तो ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जा चुका है। तो इस तरह से आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अगर आप इतनी बातें ध्यान में रखते हैं बेटा तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चन गलत हम नहीं होने देंगे। डैश 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 में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है द्रवों में, ठोसों में, ठोसों में, द्रवों में, गैसों में। तो बच्चों गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा बेटा क्या होती है? अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक घर में एक माह में 900 इंटू 10 की 6 जूल ऊर्जा की खपत होती है, इसे इकाई में व्यक्त करिए। तो बच्चों एक यूनिट जो होता है ना, एक यूनिट बराबर जो होता है, एक यूनिट इकाई बराबर वो होता है बेटा 3.6 इंटू 10 की 6 जूल इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होता है। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 जूल। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो निकालना, अगर हमें निकालना है कि कितने यूनिट बनेंगे, एक यूनिट इतना होता है, तो कितने यूनिटों की संख्या अगर निकालनी हो तो ये हो जाएगा 900 से। बच्चों थोड़ा सा हम इधर ही कर लेते हैं ऐसे। ये हो जाएगा 900 यानी कि 9 इंटू 10 की घात 6 और इसे डिवाइड कर दो एक यूनिट से यानी कि 3.6 इंटू 10 की घात 6। 10 की घात 6 से पूरा 10 की घात 6 कट, एक बिंदी और कट गई। 9 एकम 9, 9 चौकू 36, 4 से और काट दो 1000 को तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, एक बिंदी 250 जूल आ गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी वाला। फाइनली कितना आ गया? 250 यूनिट। तो यूनिटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 250, 250 या 250। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा डी वाला। तो वही चीज इन्होंने भी बताई बच्चे, एक यूनिट इतना होता है और इससे डिवाइड कर दिया तो 250 यूनिट आ गए टोटल के टोटल। अब बात कर लेते हैं बच्चों पवन चक्की की। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है बच्चों? ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या जलीय ऊर्जा। तो पवन चक्की की अगर बात करें बच्चों तो पवन चक्की किस ऊर्जा का यूज करती है? ये उपयोग करती है गतिज ऊर्जा। इसके बच्चों क्या होता है? पवन चक्की में ऊपर लगा रहता है एक पंखा। एक ऐसे बच्चों पंखा लगा होता है, जब हवा चलती है तो पंखे के ब्लेड जो होते हैं ये घूमने लगते हैं बेटा। ये जब घूमेंगे तो इससे क्या होता है? नीचे टरबाइन में यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मिल जाती है। गतिज ऊर्जा जैसे ही मिलती है तो गति कण वहां पे टरबाइन से बिजली बना ली जाती है। तो राइट आंसर बेटा तो हो जाएगा बी वाला। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल के बारे में। तो बच्चों साइंस की समस्या अब आपकी जड़ से खत्म होने वाली है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि वीडियो एक भी मिस नहीं करना है। सारे वीडियो अगर आप सीक्वेंस में देख लेंगे, फिर आपकी समस्या अगर कोई होती है तो फिर समझ लो पढ़ाना ही बेकार है, कोई समस्या नहीं आने वाली। पवन चक्की का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर के उसे यांत्रिक या बिजली में परिवर्तित करना। यह हवा के रैखिक वेग को पंखों की घूर्णी गति मानी पंख घूम जाते हैं बदल देती है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में पवन बिजली 39.2 गीगावाट तक पहुंच गई है। यानी कि पवन ऊर्जा का जो उत्पादन है भारत लगातार बेटा बढ़ाता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 282, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को में बदल लेता है यांत्रिक ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा। तो बच्चों जब संपीड़ित मतलब होता है स्प्रिंग को दबा के छोड़ेंगे तो वो क्या करने लगेगा? तेजी से गति करने लगेगा, आगे को वाइब्रेट करेगा। तो उसकी किस ऊर्जा में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा। पहले उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाती है बेटा गतिज ऊर्जा में। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। बात करते हैं इसके डिटेल में थोड़ा सा देखने को। तो यहाँ लिखा हुआ है जब किसी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बेटा किसमें बदल देती है? गतिज ऊर्जा में बदल देती है। सामान्यतः ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा जो होती है बच्चों, इसका जो फार्मूला भी हमने आपको बताया कि अगर द्रव्यमान किसी पिंड का m है और वेग उसका v है
उस पिंड की गतिज ऊर्जा बच्चों होती है हाफ एम बी स्क्वायर। ये फार्मूला बेटा लोग रामबाण है। और गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि किसी पिंड का वेग या तो होगा या जीरो भी होगा, तो भी जीरो से छोटी गतिज ऊर्जा कभी भी नहीं आती है। बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा मतलब होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, बांध की ऊर्जा आदि। यदि एम किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है, जी त्वरण के विरुद्ध एच मीटर ऊंचाई तक ले जाए, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, तो उसकी क्या हो जाती है स्थितिज ऊर्जा। वो क्या होती है बच्चों एम जी एच। तो ये फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है एम जी एच, रामबाण साबित होगा। अगर उस पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा पूछी जाए, तो भाई हमने बताया था गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग की बेटा बराबर होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 283। चलिए बेटा देखते हैं। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी के साथ साथ वृद्धि होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का बच्चों फार्मूला बताओ क्या होता है। U इज इक्वल टू एम जी एच। अब अगर ऊंचाई बढ़ाएंगे तो ये किसके समानुपाती हो जाएगी ऊंचाई के। ऊंचाई बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और ऊंचाई घटाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा भी घटेगी। इस पर डिपेंड कर रही है, सीधा सीधा बच्चों ऊंचाई पर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ऊंचाई का संबंध बच्चों किससे होता है। गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम बी स्क्वायर। ये द्रव्यमान और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। जबकि हमारी स्थितिज ऊर्जा जो होती है बच्चों एम जी एच होती है। तो ऊंचाई पे डिपेंड कौन सी कर रही है बेटा स्थितिज ऊर्जा कर रही है। तो स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तित देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो आ गया आपकी स्क्रीन पर 285। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है। अब बच्चों स्थिति या आकार शब्द आपको दिख गया है, तो सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं। गुप्त ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्टैटिक एनर्जी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बेटा बी पार्ट स्थितिज ऊर्जा। इसे कहते हैं एम जी एच। ये बारी बारी से बच्चों आपको फार्मूला क्यों बताते हैं, हमें भी पता है आपकी भूलने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए इतनी बार बता देंगे वीडियो में हम कि आपके दिमाग में गूंजने लग जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों दिमाग में गूंजने लग जाएगा। तो ये बात आपको हम कंठस्थ कराने के लिए ऐसा करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 286 की। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा बांध की पानी में हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि बांध का पानी स्थिति पर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए बेटा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या तापीय ऊर्जा या ताप ऊर्जा। तो बेटा सब जानते हैं गति की बात आ गई है, तो कौन सी ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी होती है क्या बेटा हाफ एम बी स्क्वायर। ये तो रामबाण है, शहर परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको याद रखना गतिज ऊर्जा हमेशा हाफ एम बी स्क्वायर होती है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों डिटेल में। तो डिटेल में बच्चों बताया गया है कि गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की अतिरिक्त ऊर्जा है जो कि रेखीय गति अथवा कोणीय गति या दोनों के कारण हो सकती है। फार्मूला बच्चों वही हाफ एम इंटू बी स्क्वायर देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट।
एक कार उच्च गति से चल रही है, वह किस ऊर्जा से उपयुक्त होती है? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? अब बच्चों उच्च गति से चल रही है तो बेटा कौन सी ऊर्जा होगी? गति से चलना मतलब गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का बच्चों फार्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है बेटा हाफ एम बी स्क्वायर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? स्टैटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा बेटा धनात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यानी कि गतिज ऊर्जा। राइट आंसर बेटा क्या होगा? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा बेटा सदैव धनात्मक होती है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा, किलोवाट, जूल या वाट घंटा? ऊर्जा को बच्चों इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज करने में किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं बेटा किलोवाट घंटा। ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे बच्चों का डिटेल की बात करें तो लिखा हुआ है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बेटा? ऊर्जा कहते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने आपको यही शॉर्ट डेफिनेशन बताई थी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, सीजीएस मात्रक बच्चों कैलोरी देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, यह एक अदिश राशि है, यानी ऊर्जा दिशा पर डिपेंड नहीं होती है। जबकि ऊष्मा हीट एक व्यवसायिक जबकि ऊष्मा की व्यावसायिक इकाई अगर बात करें बच्चों तो होती है किलोवाट घंटा। वाट या किलोवाट बच्चों बिजली की शक्ति की इकाई होती है, दर की इकाई होती है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझने में आ गई होगी। चलिए देखते हैं। 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद, 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उसमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? गतिज ऊर्जा, त्वरण, स्थितिज ऊर्जा और संवेग। जब कोई वस्तु बच्चों ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो उसका क्या होगा? नीचे आने पे वेग भी परिवर्तन होगा, तो गतिज ऊर्जा तो परिवर्तित हो जाएगी। ऊंचाई लगातार कम हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी। और संवेग में यानी वेग लगातार बढ़ रहा है तो संवेग भी परिवर्तित हो जाएगा। केवल क्या चेंज नहीं होगा बेटा? त्वरण समान रहेगा। गुरुत्वीय त्वरण जो 9.8 होता है वो थोड़ी ना बेटा चेंज हो जाएगा। तो इसी के बारे में बच्चों इन्होंने बताया कि यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन समान क्या देखने को मिलेगा? समान देखने को मिलेगा त्वरण। त्वरण बच्चों समान देखने को मिलता है। जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। बच्चों कोई दबी हुई स्प्रिंग रखी थी और आपने क्या किया? उसे अचानक से छोड़ दिया रैंडमली। छोड़ने पे क्या होगा? स्प्रिंग जो है एक्सपेंड करेगी, यानी कि स्प्रिंग जो है अपना विस्तारित रूप ले लेगी और उसके बाद में स्प्रिंग करने लगेगी वाइब्रेट, यानी मोशन में आने की कोशिश करेगी। उसकी क्या बढ़ जाएगी बेटा? गति बढ़ जाएगी। और गति बढ़ जाएगी तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया है तो उस स्प्रिंग का क्या परिवर्तित हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेंज होगा? गतिज ऊर्जा। बी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं डिटेल। यहाँ लिखा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। इसका मात्रक बेटा जूल होता है और गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर, 1/2 एम बी स्क्वायर होती है, जहाँ पे एम द्रव्यमान है और बी वस्तु का बेटा क्या होता है? बी वस्तु का वेग होता है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा। तो बच्चों संपीड़ित मतलब दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज, रासायनिक, गतिज या वैद्युत? तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा स्थितिज। दबाया है हमने तो उसके बीच की दूरी क्या कर दी है? कम कर दी है। तो स्थिति पोजीशन या हाइट पे डिपेंड कौन करता है? केवल स्थिति ऊर्जा।
लेकिन बच्चे ये पूछते कभी कि दबी हुई स्प्रिंग को छोड़ दिया जाता है तो कौन सी ऊर्जा होती? तो बच्चों उसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो दबी स्प्रिंग को छोड़ने के बाद की बात करें तो आंसर निकलता है गतिज ऊर्जा। लेकिन स्प्रिंग दबी हुई रखी है तो इसमें कोई बच्चों टेंशन नहीं है कि वो ऊर्जा कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा वो होगी mgh के बराबर। डिटेल की बात करें तो कोई खास नहीं, बात बहुत ही बारी बता चुके हैं कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? जूल है। बांध से संरक्षित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। बच्चों बांध को, पानी को रोक के रखोगे तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन अगर उसे हम छोड़ दें बांध के पानी को तो वो स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? गतिज ऊर्जा में। और वहीं पे हम लोग बच्चों क्या लगा लेते हैं? टरबाइन लगा लेते हैं। तो वहां से बच्चों हम लोग को क्या मिल जाती है? गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे हम लोग बिजली बना लेते हैं। उसमें स्थितिज ऊर्जा ही होती है, खिंची हुई कमान में भी। आगे बात करते हैं 294। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? घर्षण, समय, द्रव्यमान या गति? तो किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? आपको राइट आंसर बताना है। तो बच्चों आपको पता है गतिज ऊर्जा जो होती है गति पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो बेटा लोग होता है हाफ mv², 1/2 mv²। तो मास तो बच्चों कांस्टेंट होता है, डिपेंड करती है वेलोसिटी पे यानी कि गति पे। तो ये बच्चों इसी बात को यहाँ पे इन लोगों ने बताया है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे से चलते हैं। ये बताया जा रहा है कि गति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गति घटेगी तो गतिज ऊर्जा बच्चों घटी हुई देखने मिलेगी। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वजन और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और इसके स्थान, द्रव्यमान और इसके त्वरण, द्रव्यमान और इसके वेग। तो बच्चों आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv²। तो दो ही टर्म तो आ रहे हैं बच्चों, m आ रहा है और v आ रहा है। m क्या है बच्चा लोग यहाँ पे? m बच्चों है यहाँ पे द्रव्यमान, और v क्या है बेटा यहाँ पे? v जो है वेग है। इसलिए ये इसका d इज द राइट आंसर। d क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा कि द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। ये बात आपको ध्यान रखना। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। किसी जल विद्युत गिरह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो बच्चों जल विद्युत में पहले हमने क्या बना लिया है? बांध बना लिया है। बांध बना लिया है तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले बांध का पानी छोड़ेंगे तो गति से पानी गिरेगा किसके ऊपर? टरबाइन के ऊपर। तो गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? विद्युत ऊर्जा। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर बेटा देखने को मिलेगा डी पार्ट। डिटेल की बात करें तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है, उसे हम वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे हम वस्तु की क्या कहते हैं बेटा? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ज्ञातव्य है कि जल विद्युत गिरह में गिरते या बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। गिरते या बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, बिजली बन जाती है बेटा। अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा बेटा किसमें परिवर्तित हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त है बच्चों। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? एक पटाखे का विस्फोट, एक टॉर्च का ऑन करना, एक टॉर्च का ऑफ करना और एक पेंडुलम का झूलना। तो बच्चों पूछ रहा है कि किसमें स्थितिज ऊर्जा को गति में परिवर्तित किया गया? तो पेंडुलम या झूले में क्या होता है बच्चों? पहले स्थिर होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जैसे उसमें हम झूला मार देते हैं या पेंडुलम को आगे बढ़ा के छोड़ देते हैं तो वो क्या करने लग जाता है बेटा? गति करने लग जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पेंडुलम, जो कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ये आपको बेसिकल एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिटेल में इसकी। एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है।
पटाखे का विस्फोट होता है बच्चों रासायनिक ऊर्जा को बदलता है ध्वनि ऊर्जा में। टॉर्च का ऑन करना बच्चों रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करना होता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 298, यदि किसी वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, मूल मान का 3 गुना हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, मूल मान का 9 गुना, मूल मान का 6 गुना। अब बच्चों आपको हम बताते हैं संवेग को किया गया है 3 गुना। संवेग जो बच्चों होता है P इक्वल टू वो होता है mv। अब इससे हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं वो आप याद कर लेना, तो आपको फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बच्चों क्या होती है, हाफ और mv²। हम इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, एक m का गुणा अपनी तरफ से कर रहे हैं और एक m से कर दे रहे डिवाइड। तो k इक्वल टू बेटा हो जाएगा हाफ और m² हो जाएगा b² हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा, यानी कि k इक्वल टू आ गया हाफ, m भी होता है p तो p² अपॉन में आ जाएगा m। यानी कि यहाँ से सीधा सीधा जो गतिज ऊर्जा होती है वो संवेग के स्क्वायर के समानुपाती है, यानी कि जितना संवेग बढ़ाया जाएगा उसके वर्ग के अनुपात में गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अपने क्वेश्चन में बच्चों क्या किया गया, संवेग जो है 3 गुना किया गया, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितने गुना गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी बेटा, 9 गुना गतिज ऊर्जा बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो सी इज का करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे इन लोगों ने भी बताया है, डायरेक्ट लिख दिया है हालांकि, लेकिन इसे आपको ध्यान में रखना है। काइनेटिक एनर्जी संवेग के वर्ग के समानुपाती और द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इससे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बारी आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो संवेग 3 गुना करेगा तो 3 का वर्ग कर दिया, गतिज ऊर्जा 9 गुनी होगी। तो देखिए बच्चों राइट आंसर आ गया 9 गुनी। यहाँ पे हालांकि इन्होंने बहुत लंबा कर दिया, हमने आपको एक शॉर्टकट बता दिया, उसके अलावा आपको अब कुछ नहीं करना है। लिखा है एक ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, एक ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो राइट आंसर होगा जो ऊपर उठाएंगे तो स्थिति में परिवर्तन होगा, यानी कि कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इसका तो फार्मूला बच्चों एक ही है, mgh। और हथौड़े को जितना ज्यादा ऊपर उठाओगे उसकी उतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजन है। तो बच्चों यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, गतिज और प्लस हमने बताया था क्या होती है, स्टैटिक एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों के योग को ही बेटा यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ये आपको हम बहुत पहले से बता चुके हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं। लिखा है किसी भी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग उस प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा किसी प्रणाली की गति एवं उसकी स्थिति से संबंधित होती है। यदि यांत्रिक प्रणाली में यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी एवं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी मैकेनिकल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है और ऊर्जा का मात्रक बच्चों हमेशा जूल होता है। तो आज बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन देख लिए, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों मेरे साथ बने रहिएगा। फिर अंत में यही कहेंगे, मुक्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए, ज्यादा झुककर मिलो तो ये दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती है। जय हिंद, जय भारत।